तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी मास्टर क्लास। और इस क्लास में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को देखेंगे और सीखेंगे कि कौन सा टॉपिक इस बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं आज का एक क्लास। तो जो सबसे पहला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 10 CBSE, वो है लाइफ प्रोसेस। तो आज हम लोग इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे, इसके अलग अलग कंसेप्ट जो इस चैप्टर में है, जो इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस में जो टॉपिक अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है वह है, जो फर्स्ट टॉपिक आता है वह है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमको कंसेप्ट पता है, फोटोसिंथेसिस क्या है हम लोग जानते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ये बनाता है ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज, है ना। तो ये जो ग्लूकोज है ये बनता है और उसमें क्या रिलीज होता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, ऑक्सीजन, है ना, विच इज यूटिलाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। और इसके साथ साथ वाटर भी रिलीज होता है, 6 मॉलिक्यूल वाटर भी रिलीज होता है, नया मॉलिक्यूल बनता है वाटर का। तो ये तो एक बेसिक सा कंसेप्ट है, एक बेसिक सा इक्वेशन है जो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस भी जो है वह दो मेजर पार्ट में होता है। एक पार्ट कहलाता है लाइट रिएक्शन और दूसरा पार्ट कहलाता है डार्क रिएक्शन, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है, और डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सनलाइट अगर ना भी हो तो भी वो हो सकता है। तो ये दोनों रिएक्शंस मिल करके कंप्लीट फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। लाइट रिएक्शन का रोल ये है कि उसमें एसिमिलेटरी पावर का प्रोडक्शन होता है। एसिमिलेटरी पावर यानी एटीपी और NADPH, है ना, इसका प्रोडक्शन होता है। इन दोनों को एसिमिलेटरी पावर बोला जाता है। ये प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शन के दौरान। और लाइट रिएक्शन का एक और फायदा है, वह क्या है कि ये सन का जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप करता है और वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, है ना, प्रोटॉन और ऑक्सीजन में। तो वो जो ऑक्सीजन है वही बाय प्रोडक्ट के रूप में ये रिलीज होता रहता है। तो ये चीज। अब नेक्स्ट होता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये जो एसिमिलेटरी पावर होता है इसको यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए। तो आपने यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और लाइट एनर्जी जो है इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो लाइट एनर्जी ट्रैप किया गया है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कौन सा केमिकल बनता है, ग्लूकोज, है ना। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में रेड्यूस हो जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट में रेड्यूस हो गया। यहाँ ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, है ना। और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो स्टोमाटा आप देख रहे हैं इसके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाता है। इस गार्ड सेल में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं इसको एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। और ये जो सेल आपको दिख रहा है मेन रोल, ये किडनी शेप्ड सेल्स, इसको गार्ड सेल्स बोला जाता है ना। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम स्टोमाटा का है ना। स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है लीफ में जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो एपिडर्मल सेल, इसके अंदर मौजूद है, इनर में मौजूद है गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल का काम क्या होता है, तो गार्ड सेल में जब एपिडर्मल सेल से वाटर जो है एंडोस्मोसिस करता है, अंदर आता है, तो ये गार्ड सेल क्या बन जाता है, ये हो जाता है टर्जिड। और टर्जिड होने के कारण क्या होता है, ये कर्व्ड हो जाता है ना। कर्व्ड होने के कारण क्या होता है, ये जो बीच में जो स्टोमाटा है ये खुल जाता है। इसको थोड़ा मिटाते हैं, रब करते हैं, तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये जो गार्ड सेल होते हैं ये टर्जिड हो जाते हैं, दे बिकम टर्जिड। क्यों टर्जिड होते हैं, दे बिकम टर्जिड ड्यू टू एंडोस्मोसिस। ये अंदर आने के कारण, पानी अंदर आया तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ये टर्जिड हो जाएगा। और टर्जिड होने पर क्या होता है, ये कर्व्ड हो जाता है ना। और जब इस गार्ड सेल फिर क्या होता है, जब इसको बंद होना होता है तो यही पानी एक्सोस्मोसिस करने लगता है। यानी ये वाटर क्या होता है, ये वाटर जो है ये वाटर बाहर निकल जाएगा। बाहर किस में चला जाएगा, फिर से वापस
ये जो साइड में जो एपिडर्मल सेल्स देख रहे हैं इसके अंदर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गार्ड सेल। ये गार्ड सेल फ्लैसिड बन जाएगा। फ्लैसिड होने पर क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा और ये स्टोमाटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। तो इस तरह से स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, यही इसमें बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसमें बताया गया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि हम लोग एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, और इसको समझना बहुत जरूरी है और ज़्यादा चांसेस है कि ये हमारे इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में जो है आ सकता है। तो अब इसमें होता क्या है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन को यूज किया जाता है ना। तो ऑक्सीजन को यूज करके एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज किया जाता है ना। तो जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यह एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो होता यह है कि सेल के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, सेल के अंदर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो ये जो ग्लूकोज है अभी एंटर किया, तो ये अभी किस में मौजूद है, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये ग्लूकोज टूट जाता है, किस में टूट जाता है, पाइरूवेट में। हाँ, दो मॉलिक्यूल पाइरूवेट का बनता है। उसके बाद ये पाइरूवेट जो है किस में एंटर करता है, ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर चला जाता है, ये तो न्यूक्लियस है। तो ये पाइरूवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, जहां इसको क्या किया जाता है, फर्दर इस पाइरूवेट को तोड़ करके इसको जो है ब्रेक डाउन करवाया जाता है, और इससे क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है ना। तो ये उसका पूरा रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जो हो रहा है, हम लोग जो देख रहे हैं, ये एरोबिक रिएक्शन कहलाता है, बिकॉज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके बाद आता है एनएरोबिक रिएक्शन। एनएरोबिक रिएक्शन अब ये दो तरह का होता है, एब्सेंस। एक होता है, वैसे एनएरोबिक रिएक्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एनएरोबिक रिएक्शन जो होता है वह होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, है ना, जैसे बैक्टीरिया, जैसे यीस्ट। तो इनमें क्या होता है, इनमें इथेनॉल रिलीज होता है। ये क्या करते हैं, इनमें जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे यीस्ट में जो होता है उसमें क्या रिलीज होता है, इथेनॉल रिलीज होता है। और क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या रिलीज होता है, एनर्जी भी रिलीज होता है। तो इसका इस्तेमाल जो होता है, इस तरह के एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो यूज होता है, या यूज किस में होता है, या यूज होता है ब्रीवरी में। हाँ, जो शराब बनती है या जो ब्रीवरी में जो होता है उसमें यूज होता है ये, है ना, ये वाला रिएक्शन, है ना। तो ये यीस्ट में होता है, और किस में होता है, प्लांट सेल में भी होता है ना। तो प्लांट सेल में क्या होता है, उसमें जो है इथेनॉल उसमें भी बनता है प्लांट सेल में। और प्लांट सेल में कब बनता है इथेनॉल, प्लांट सेल में तब बनता है जैसे कोई प्लांट है और उसका जो रूट्स है, बहुत बच्चे लोगों को पता नहीं, ये बात बता देते हैं कि प्लांट में भी एनारोबिक रिएक्शन होता है। वो कब होता है, जब उसके रूट्स में जब बारिश होती है और ये जो लैंड है, ये जो जमीन है, ये जब वाटर लॉक्ड हो जाता है, यानी इसमें बहुत सारे पानी जो है बहुत सारा जमा हो जाता है, रूट्स के चारों तरफ पानी भर जाता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन है रूट्स के आसपास, वो सारे क्या होते हैं, बबल आउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो रूट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करे, और इसी में क्या होता है, इथेनॉल बनता है। और जब ये इथेनॉल बनता है तो इथेनॉल प्लांट बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, और ये प्लांट धीरे धीरे क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस तरह से जो है प्लांट में भी देखा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, जब बारिश होती है और वाटर लॉगिंग होती है तब देखा जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो यीस्ट सेल होता है वह भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, और उसमें जो प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी को ये यूटिलाइज कर लेता है, जबकि ये इथेनॉल जो है कमर्शियल स्केल पर ये शराब के रूप में या वाइन के रूप में जो है बॉटल करके इसको बेचा जाता है। अगला जो एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है वो देखा जाता है जो एनिमल्स हैं उनके मसल सेल्स में। तो उनके मसल सेल्स में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कमी कब होती है, जब कोई तेज गति से दौड़ रहा है, काफी स्पीड से दौड़ रहा है,
तो क्या होता है, वो आदमी हांफने लगता है, तो उसका जो ऑक्सीजन का जो डिमांड है सेल के द्वारा उस समय एनर्जी को रिलीज करने के लिए, वो ऑक्सीजन डिमांड उसके मसल्स को पूरा नहीं कर पाता है, काफी ज्यादा डिमांड रहती है और ऑक्सीजन उतना सप्लाई नहीं दे पाता है। तब क्या होता है, मसल सेल्स जो होते हैं, बॉडी के जो मसल सेल्स होते हैं, वो रिजॉर्ट कर जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड। इसीलिए आप देखे होंगे जब आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो, जब आप काफी लंबी रेस में दौड़ते हो, तो लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जमा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो मसल्स को एनर्जी चाहिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन से पूरी नहीं कर पाता है, तो मसल क्या करता है, वह एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्विच ओवर कर जाता है, जिसके कारण मसल्स में क्या जनरेट होता है, लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, उसमें थकान पैदा करता है, उसमें पेन पैदा होता है। इसीलिए हम लोग जब काफी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में काफी दर्द महसूस होता है, दौड़ते हैं काफी तेजी से, तो उससे भी लेग्स के मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, काफी ये पेनफुल होता है ना। तो ये अलग अलग तरह के, ये वाला भी हम लोग डिस्कस कर लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये दोनों रह गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण लैक्टिक एसिड बनता है मसल सेल्स में, है ना। तो ये हम लोग इसको समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि अगला टॉपिक क्या है, और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वह है हमारा जो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वह है ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें से जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है और सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग को आता है वो मोस्टली आता है कि हमारा जो बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको कि हम लोग को कंसिडर करना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में दो तरह का सर्किट बना हुआ है सर्कुलेशन का। सबसे पहला बना हुआ है पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक बार जान लीजिए कि बायोलॉजी के फील्ड में आप कहीं भी पल्मोनरी वर्ड पाओ, पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड विथ लंग्स। बायोलॉजी में अगर ये टर्म आता है पल्मोनरी, तो आपको समझना है कि कोई भी चीज जो लंग्स से रिलेटेड है उसको हम लोग पल्मोनरी कहते हैं। तो जो सर्कुलेशन किससे रिलेटेड है, हार्ट और लंग्स के बीच में, है ना। हार्ट और लंग्स के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं, या इस सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके अलावा एक और सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो है हार्ट और रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट के बीच में जो ब्लड जिस तरह से सर्कुलेट करता है, उसका जो पूरा सर्किट है सर्कुलेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन और व्हाट इज पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन, तो आप यही कहोगे कि द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विच अकर्स बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। अब ये होता कैसे है, सिंपल। जो आपका जो ब्लड है, जैसे कि ये इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये जो नीले रंग से दिख रहा है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो ये ब्लड क्या होता है, ये जो पहुंच जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। लंग्स के अंदर इस ब्लड को क्या किया जाता है, ऑक्सीजनेट किया जाता है, और उसके बाद लंग्स से ये जो है फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है ये कहां पहुंचता है, हार्ट के एक चेंबर में पहुंचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। यानी लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आया लंग्स से, वह क्या हो गया, प्योर ब्लड हो गया। तो ये एक सर्किट पूरा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब क्या होगा, ये जो प्योर ब्लड है ये पूरे बॉडी में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, एओर्टा के थ्रू। किस चेंबर से जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल चेंबर से, है ना, पूरे बॉडी में जाएगा। पूरे बॉडी में क्या होगा, उसका जो सेल्स है वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा और बदले में क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योर ब्लड फिर वापस जो है वो हार्ट के जो है एक चेंबर में आ जाएगा जिसका नाम है राइट ऑरिकल। और राइट ऑरिकल में जब वो आएगा तो इस तरह से क्या होगा, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो सर्किट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चूंकि ये ब्लड दो सर्किट को पूरा करता है ना, तो इसीलिए हम लोग इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी, इस सर्कुलेशन को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाल्व्स। वाल्व्स भी समझना बहुत जरूरी है। एक चीज और जान लीजिए, मैं हार्ट के बारे में भी बता देता हूँ, थोड़ा आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। ये वाला चेंबर जो होता है इसको राइट ऑरिकल बोलते हैं,
और ये वाला चेम्बर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल कहलाएगा, ये वाला चेम्बर लेफ्ट ऑरिकल और ये वाला चेम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा। ये चार चेम्बर हार्ट में होते हैं। राइट ऑरिकल वह चेम्बर है हार्ट का जिसमें सबसे पहले आता है इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि ब्लड में हार्ट के किस चेम्बर में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, तो आप बोलोगे राइट ऑरिकल चेम्बर में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। आपसे पूछा जाएगा किस ब्लड वेसल के जरिए पहुंचता है, तो आप बताओगे कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, हार्ट के ऊपर जितना रीजन है वहां से ब्लड खींच करके लाता है इस राइट ऑरिकल में, और इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, हार्ट के नीचे जितना भी बॉडी पार्ट है, लेग्स है, लिम्स है, लेग्स है ना, जो भी है, एब्डोमेन है, जो भी है, वहां से ब्लड को खींच करके इसमें पहुंचा देता है राइट ऑरिकल में। यानी राइट ऑरिकल कुछ नहीं है, वो एक चेम्बर है हार्ट का जिसमें सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड आके जमा होता है। उसके बाद यहाँ पर एक वाल्व रहता है ना, तो ये वाला वाल्व को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बायकस्पिड वाल्व, बायकस्पिड वाल्व। और इधर का वाल्व क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और मित्रल वाल्व भी बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। तो ये बायकस्पिड वाल्व हो गया, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। तो कस्प का मतलब क्या होता है, फ्लैप, है ना, इसमें 2 फ्लैप होता है, इसमें 3 फ्लैप होते हैं, ठीक है। तो ये वाल्व्स का खेल है यहाँ पर, उसको भी समझना है। वाल्व्स क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये वेंट्रिकल चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जब वेंट्रिकल चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड क्या हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है, यानी वापस पीछे लेफ्ट ऑरिकल में जा सकता है। तो उसको रोकने के लिए, क्या किया जाता है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, क्योंकि ये वाल्व जो होता है ना बैक फ्लो नहीं होने देता है। अगर ये वाल्व नहीं रहेगा तो ब्लड वापस लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं। तो इसीलिए ये वाल्व का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। और एक बात और, अब सवाल एक और भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, ये चारों चेम्बर सेपरेटेड क्यों होते हैं, इनको अलग अलग क्यों रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल न जाए, दे शुड नॉट मिक्स। अगर वो मिक्स हो रहे हैं तो क्या होगा, सेल को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए जितना, उतना मिल नहीं पाएगा, यानी सेल की जो एफिशिएंसी है, हाँ, वो घट जाएगी, है ना। तो वो उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उतना ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर चेम्बर बटा हुआ रहे तो डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड सेपरेट रहेगा, जिसका फायदा, बेनिफिट यह मिलेगा कि हर एक सेल को ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एटीपी को प्रोड्यूस कर सके। तो ये भी एक वजह है इसके पीछे चेम्बर बनाने का, 4 चेम्बर का हार्ट बनाने का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। अगला टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, निफ्रॉन। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है निफ्रॉन। हम लोग सब जानते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और ये मेन काम किसका क्या होता है, निफ्रॉन का फिल्ट्रेशन करना, किसका, ब्लड का। ब्लड में जो नाइट्रोजनस इंप्यूरिटीज होती है या और भी जो इंप्यूरिटीज होती है, या किसी तरह का आपने जो है दवाई ली है, एंटीबायोटिक लिया है, कोई ड्रग्स लिया है, वो सारा बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो जो जिम्मेवार है वो है निफ्रॉन, है ना। तो ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें से ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल कहलाता है। और ये जो गोल ऐसा जो चीज दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमरुलस, ग्लोमरुलस। आप यहाँ भी देख रहे हैं लेबलिंग में, ग्लोमरुलस क्या होता है, ये एक जम्बल्ड मास है, एक उलझा हुआ मास है, एक मेज है, एक भूल भुलैया है, किसका, बहुत फाइन ब्लड वेसल का, है ना। तो ये एक भूल भुलैया है, एक मास है, इंटेंगल्ड मास है ब्लड वेसल्स का। अब इसको सप्लाई कौन देता है ब्लड का, तो उसका नाम है एफेरेंट आर्टेरियोल, है ना। ये हम लोग किडनी देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये ब्लड को लेके आता है, लेकिन जब ये ग्लोमरुलस में ब्लड घूमता है तो अंडर हाई प्रेशर आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये फिल्टर्ड आउट हो जाता है। ब्लड क्या होता है, ये फिल्टर्ड आउट होता है। तो ये ब्लड जो फिल्टर आउट होकर के आता है बोमेंस कैप्सूल में, जिसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेट। इसमें कुछ फायदेमंद चीजें भी आ जाती है, जैसे ग्लूकोज वगैरह आ जाता है, अमाइनो एसिड वगैरह आ जाता है, हाँ, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स भी आ जाते हैं। और ये आ जाने से क्या होता है कि
बॉडी उसको क्या करना चाहता है, बॉडी उसको फिर से रीअब्सॉर्ब करना चाहता है। तो ये काम कहाँ पर होता है, ये काम होता है हमारा इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। इतना सा जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। तो इसमें ये काम होता है ना। तो जब ये चीज होती है यहाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन होता है। किसका, जो मॉलिक्यूल फायदेमंद है, जो मॉलिक्यूल से बॉडी को जिसकी जरूरत है ना, तो ये फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद ये जो है आगे बढ़ता है, ये जो अल्ट्राफिल्ट्रेट है ये आगे बढ़ता है और ये आ जाता है यहाँ लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले क्या करता है, ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर के रीअब्सॉर्प्शन के लिए, है ना। तो उसके बाद फिर ये यूरिन आगे बढ़ता है और इसको बोलते हैं हम लोग डीसीटी, यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में क्या होता है, इसमें जो है सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है, बात को समझिएगा। जब ये ब्लड आया यहाँ ग्लोमेरुलस में, इसमें आने के बाद जो है कुछ कुछ ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं, टॉक्सिक कंपोनेंट होते हैं या जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पूरी तरह से छन के इसमें नहीं आते हैं, वो बच जाते हैं, वो इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। तो इस रास्ते से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि ये ब्लड कैपिलरीज जो है ना, इसके चारों तरफ भी एक जाल बुना हुआ रहता है। क्योंकि यहाँ पे ये जाल नहीं दिखाया गया है, सिंपल वे में सिर्फ लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ दिखा दिया है, लेकिन ये जाल यहाँ भी फैला हुआ रहता है। और ये जाल क्या करता है, ये सिक्रीट कर देता है, इसमें डीसीटी में सिक्रीट कर देता है इन टॉक्सिन्स को। ये टॉक्सिन्स फिर जो होता है बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोग समझ में आ गया कि यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो 3 मेजर स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो अल्ट्रा वर्ड जोड़ते हैं वो इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ जो फिल्ट्रेशन अभी हुआ वो अंडर हाई प्रेशर होता है, इसीलिए अल्ट्रा वर्ड जोड़ा जाता है। दूसरा स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का क्या है, वह है रीएब्सॉर्प्शन, रीएब्सॉर्प्शन। और तीसरा स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन का है वह है सिक्रीशन, है ना। तो ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। रीअब्सॉर्प्शन आपका मेनली जो है वह पीसीटी में होता है और सिक्रीशन कहाँ होता है, वो मेनली डीसीटी में होता है। तो ये पूरा मेथड है, पूरा प्रोसेस है जिसके जरिए कि यूरिन का जो है फॉर्मेशन होता है। और ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग को देखना है, जो कि पढ़ना है और समझना भी है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें भी हमको हार्मोन्स, न्यूरॉन्स, हाँ, फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स, इन सब के बारे में, रिफ्लेक्स आर्क, ये सब टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वह आता है कंसेप्ट 1 जो कि है न्यूरॉन पर। न्यूरॉन को समझना बहुत जरूरी है। न्यूरॉन कितने पार्ट्स में बने होते हैं, तो न्यूरॉन का ये जो ब्रांच लाइक पार्ट होता है, इस ब्रांच लाइक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स, इसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको सेल बॉडी बोलते हैं। इस पार्ट को एक्सॉन बोलते हैं और ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो इतने सारे पार्ट्स हैं न्यूरॉन के। इसके ऊपर माइलिन शीथ लगे हुए हैं, ये न्यूक्लियस हो गया। हाँ, तो ये पूरा न्यूरॉन का एक क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, है ना। तो डेंड्राइट क्या करता है, इसमें जो ये डेंड्राइट है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है जो प्रीसीडिंग न्यूरॉन है यानी पिछला न्यूरॉन जो है वहां से सिग्नल को ये रिसीव करता है, इट रिसीव्स द सिग्नल। उसके बाद सिग्नल कहाँ चला जाता है, मैसेज जो है वो कहाँ चला जाता है, या कहिए नर्व इंपल्स, वो चला जाता है सेल बॉडी को। सेल बॉडी फिर उसको एक्सॉन को भेज देता है, एक्सॉन फिर इसको एक्सॉन टर्मिनल में चला जाता है और यहाँ से फिर आता है नेक्स्ट न्यूरॉन। अब जो नेक्स्ट न्यूरॉन आएगा उसका भी जो है इस तरह से डेंड्राइट बना हुआ रहेगा, ऐसे करके डेंड्राइट बना हुआ रहता है, उसमें भी ऐसे ऐसे निकले रहते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे निकला रहता है, डेंड्राइट का एंड रहता है ऐसे, हाँ, प्रोजेक्टेड एंड। अब ये क्या हो गया, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, इसको हम लोग साइनाप्स बोलेंगे। दिस इज नोन एज साइनाप्स, जिसके अक्रॉस जो है केमिकल के रूप में जो है नर्व इंपल्स ट्रांसफर होता है, वो फिर कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट एक्सॉन को, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, सॉरी, नेक्स्ट न्यूरॉन को चला जाता है। तो इससे क्या होता है, नर्व इंपल्स का इस तरह से क्या होता है,
ट्रांसफर होता है। तो ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है समझना है। साइनाप्स क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन भी आ सकता है, आप लिख सकते हो कि synapse is the junction between two neurons across which the nerve impulse is transferred in the form of chemical, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं। अलग अलग तरह के प्लांट हार्मोन्स होते हैं जिनको कि हम लोग को समझना है, जैसे ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है और एक इथाइलिन भी है जो कि हम पढ़ाएं आप लोगों को और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सिन में क्या हो गया, ऑक्सिन में आपका जो है ये मेनली किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्रोथ में हेल्प करता है ना, ये ग्रोथ करवाता है। ये मेनली कहाँ रहता है, रूट टिप एंड शूट टिप, इससे क्या होता है ग्रोथ ज्यादा होता है और ये फोटोट्रॉपिज्म करवाता है। अगला गिबरलिन का क्या काम होता है, ये भी ग्रोथ कराता है ना। और ये जो है मेन तरह से इसमें बोल्टिंग होते हैं, गिबरलिन्स में ये बोल्टिंग भी कराता है। आप लोग शायद बताए थे आप लोग को कि गिबरलिन्स जो है ये बोल्टिंग भी करवाता है, गिबरलिन्स बोल्टिंग भी करवाता है, आ जाता है एग्जाम में। अब सवाल उठता है बोल्टिंग क्या होता है। बोल्टिंग आपने कैबेज देखा होगा, कैबेज में देखे होंगे नोट्स जो होते हैं एकदम पास होते हैं, है ना, लेकिन वो एक प्लांट की तरह नहीं रहते, ऐसे गोल हो जाता है वो, है ना। लेकिन अगर आप गिबरलिन्स उसको दोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, कैबेज क्या हो जाएगा, ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, उसके पत्ते क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, यानी उनमें जो इंटर नोड्स है वो दिखने लगेगा, है ना। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बोल्टिंग, यानी इलोंगेशन ऑफ इंटर नोड। हाँ, द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल प्लांट हार्मोन इज नोन एज, उसी को हम लोग बोलते हैं बोल्टिंग, दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग। अब आगे हम लोग आते हैं, अगला जो प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये क्या करता है, नाम में छुपा है काम, आप देख लो साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन मतलब क्या हुआ, जो सेल को डिवाइड करे, है ना, जो सेल को डिवाइड करे, यानी सेल का रैपिड सेल डिवीजन कराता है। किस में पाया जाता है भाई, सीड्स में पाए जाते हैं, बीज में मौजूद रहते हैं। ये कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, वह है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है ना, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी प्लांट का ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये ग्रोथ को रोक देता है। और ये क्या करता है, जैसे बहुत तेज धूप है या मौसम अच्छा नहीं है, तो काफी तेज धूप है, उस समय क्या होता है, लीव्स में विल्टिंग होने लगता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन एब्सिसिक एसिड, है ना, ये ग्रोथ को भी रोकता है ना। तो ये चीजें हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आगे, एक मिनट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसमें काफ़ी चीज़ें, जैसे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स के पार्ट्स को समझना है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टेमेन का क्या रोल होता है, पिस्टिल का क्या रोल होता है, कार्पेल क्या रोल प्ले करता है, पेटल्स क्या रोल प्ले करते हैं, वो सब पे। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझना होता है। अब ये फ्लावर में जो पार्ट्स हैं आप लोग सब देखे होंगे, ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे। अब इसमें से जो मेल पार्ट है वो है स्टेमेन, है ना, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज नोन एज स्टेमेन। अब स्टेमेन में जो है किसका बना होता है, एंथर और फिलामेंट का बना होता है। आप देखोगे स्टेमेन कुछ कुछ ऐसा होता है, इस तरह से रहता है। तो ये पार्ट क्या कहलाता है, एंथर लूप, है ना, इसको एंथर बोलते हैं। और ये पार्ट जो कि एंथर को हवा में एयरबॉर्न रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, मेल पार्ट, दे फॉर्म द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। उसी तरह से एक मटके के जैसा एक ऐसा पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया प्लांट का फीमेल पार्ट, है ना, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा पोर्शन, है ना। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, स्टाइल, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ओवरी हो गया। तो ये तीन पार्ट होते हैं, है ना, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा पर जो है पॉलन ग्रेन आके सेटल करता है ना। और स्टाइल क्या होता है, स्टाइल एक नेक लाइक रीजन है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, ये आगे बढ़ता है। यहाँ पर अगर ओव्यूल है, इस जगह एग है, तो धीरे धीरे ये पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगा और इसके अंदर जो एग मौजूद है उसको फर्टिलाइज कर देगा, है ना। और ये मटके जैसा जो स्वेलन पोर्शन होता है, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं फ्लावर के, है ना, इनको डिटेल में भी देखना है, इनको समझना भी है।
इनके प्रोसेस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वह है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कुछ टर्म्स होते हैं इसमें, इम्प्लांटेशन, तो वो सब टर्म्स को भी समझना है अच्छे से। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? इट इज सिंपली द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, है ना। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है ये कहाँ होता है? ह्यूमन बींग्स में फैलोपियन ट्यूब्स में। आप लोग सब जानते हैं फैलोपियन ट्यूब्स क्या होता है। फैलोपियन ट्यूब्स कुछ नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप रिकंसिडर करो एक बार। इसमें जो फिमरी है ये ओवरी हो गया, ये हो गया आपका यूटेरस वाला पार्ट, सॉरी हाँ, ये यूटेरस वाला पार्ट हो गया। ये जो पार्ट देख रहे हो ये इसी को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक बार ये फर्टिलाइज्ड होके जायगोट बन गया, यानी स्पर्म और एग जो है फ्यूज करके जायगोट बना लिया। ये जायगोट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ये साइज में बढ़ता जाता है और ये बॉल जो बना है, ये बॉल जो बना है ये क्या हो जाता है? ये इसमें जाके, जो कि ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ये जा करके इसमें इम्बेडेड हो जाता है। किसमें? ये जो यूटेरस का जो ये जो वॉल है इसमें जाके इम्बेडेड हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और फिर धीरे धीरे ये ग्रो करता रहता है एंड 9 मंथ्स में क्या होता है? ये फुल बेबी का रूप ले लेता है ना। तो ये चीज है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन कब होता है? जब ये जो है फर्टिलाइज नहीं होता एग और एग मर जाता है, तब क्या होता है? ये जो एंडोमेट्रियम का जो वाल है यूटेरस का, ये धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और ये फ्रैगमेंट्स बन करके टूटने लगते हैं। अब ये टूट करके कहाँ जमा हो रहा है? यूटेरस में जमा हो रहा है। तो यहाँ पर रहेगा तो ये ठीक नहीं है, ये इन्फेक्शन फैला सकता है, यूटेरस को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसमें क्या होता है? ये बाहर जब निकलता है तो ब्लड के साथ ये फ्लश आउट हो जाता है। इट इज फ्लश्ड आउट विच इज ऑब्जर्व्ड एज मेंस्ट्रुअल पीरियड, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको भी डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा, है ना, कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अगला जो टॉपिक है वह है हेरिडिटी है। हेरिडिटी जो है हमें मेंडल्स लॉ के बारे में समझने में आता है इस चैप्टर में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में देखते हैं कि ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो अगर मदर का एक्स, हम लोग जानते हैं कि मदर जो है सिर्फ एक ही तरह के गैमेट को प्रोड्यूस करती है जिसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन फादर ही हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। एक जो है एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म होता है और दूसरा जो है वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म होता है। ठीक है, ये 2 तरह के स्पर्म जो है मेल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फीमेल जो है एक ही तरह का एग प्रोड्यूस करती है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम वाले एग प्रोड्यूस करती है। तो वाई अगर एक्स के साथ मिल गया, अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज किया फीमेल के एग को, तो जो बेबी प्रोड्यूस होगा वह क्या होगा? एक मेल चाइल्ड होगा। दैट बेबी विल बी अ मेल चाइल्ड। और अगर माँ का एक्स क्रोमोसोम है ना, उसको कौन फर्टिलाइज कर रहा है? उसको जो है फर्टिलाइज कर रहा है फादर का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म। तो ये क्या पैदा कर देगा? ये पैदा कर देगा एक गर्ल चाइल्ड। इससे क्या होगा? प्रोड्यूस एक गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। इसी को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेल जो होते हैं वो 2 तरह के क्रोमोसोम बनाते हैं। 2 तरह क्रोमोसोम मतलब इनका जो गैमेट होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। डिफरेंट यानी कि एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम, ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम है। और होमोगैमेटिक क्या हो गया? जब सेम टाइप के क्रोमोसोम हो, एक ही तरह के क्रोमोसोम है, दोनों क्या है? एक्स और एक्स है। तो जब सेम होता है तो सेम के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होमो यूज करते हैं, और जो अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग हेट्रोगैमेटिक। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि ह्यूमन मेल जो होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं और फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक होती है। और सेक्स डिटर्मिनेशन भी समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग को समझना है वह है, अगला कंसेप्ट जो है वह है फेनोटाइपिक रेशियो, टॉल शॉर्ट 3:1।
अब ये क्या चीज है, हम लोग मेंडल्स का क्रॉस देखे थे, तो मेंडल के क्रॉस में हम लोग क्या देखे थे, प्योर टॉल प्लांट को किसके साथ क्रॉस कराया गया, प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया। तो इसमें जो फेनोटाइपिक रेशियो हो गया, जनरली स्टूडेंट को क्या चीज में प्रॉब्लम होता है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये फिनोटाइप क्या है और ये जीनोटाइप क्या है। तो सबसे पहली बात, फिनोटाइप कहते हैं बाहरी लक्षण को, यानी कि किसी का हाइट कैसा है, रंग कैसा है, टी प्लांट है तो उसका टॉलनेस है या उसके अंदर ड्वार्फनेस है, मतलब वो लंबा है या ड्वार्फ है। ये जो बाहरी लक्षण होता है, बाहर का जो मॉर्फोलॉजी दिखता है, इसी को हम लोग फेनोटाइप बोलेंगे उस ऑर्गेनिज्म का। और जेनोटाइप क्या हो गया तब, जेनोटाइप हो गया कि उसमें किस तरह का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है। अगर हम टॉल बोल रहे हैं कि चलो पी प्लांट जो है एक टॉल है और दूसरा पी प्लांट छोटा है, ड्वार्फ है, तो ये जो टॉल पी प्लांट है इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, या तो ये कैपिटल टी एलीली के साथ आएगा, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा, या फिर ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हो जाएगा। ये भी जो है टॉल हो सकता है और ये भी जो है टॉल ही होगा, दोनों टॉल ही होगा, यानी दोनों का फिनोटाइप सेम होगा, लेकिन दोनों का जीनोटाइप जो होता है वो अलग अलग हो जाएगा। ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा, ये होमोजाइगस टॉल हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस टॉल होगा, ये होमोजाइगस टॉल हो जाएगा। तो यहीं पर कहा गया कि फिनोटाइपिक रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं हम लोग, एक ही जीन को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक ही जीन को आगे को लेके जब बढ़ेंगे तो हमको जो F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलता है वह रेशियो 3:1 होता है, यानी उसमें 3 टॉल होते हैं और एक क्या हो जाता है, एक ड्वार्फ हो जाता है। लेकिन अगर इसमें जेनोटाइपिक रेशियो लें इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो उसमें एक टॉल होगा, दो जो है ये भी टॉल होगा, लेकिन इसमें जो जीन होगा ये हेट्रोजाइगस होगा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और ये जो एक टॉल निकला है ये कैपिटल टी होमोजाइगस हो जाएगा, और एक जो दिख रहा है ड्वार्फ उसका हो जाएगा स्मॉल टी जेनोटाइप। तो ये 3 तरह के जेनोटाइप आपको दिखेंगे। और इसमें क्या है, फेनोटाइप का बात करें तो 3 सीधे टॉल नजर आएगा और एक ड्वार्फ नजर आएगा, बस यही है, इससे ज्यादा नहीं। और इसमें थोड़ा डिटेल में इसको जो है आपको देखना है। अब अगला जो है वह है आवर इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट में जो ये फूड चेन होता है उसको समझना, उसके कंसेप्ट को, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है उसके कंसेप्ट को समझना है, ओजोन लेयर कैसे बनता है, हाँ उसको समझना है, और ओजोन लेयर का क्या बेनिफिट है, 10% लॉ जो रेमंड ने दिया था उसको समझना है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10% लॉ। तो 10% लॉ जो है रेमंड्स ने दिया था, ये क्या कहता है 10% लॉ, 10% लॉ कहता है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाता है तो क्या होता है, पिछला ट्रॉफिक लेवल सिर्फ अपना 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर करता है ना। तो जैसे प्रोड्यूसर से एनर्जी जब जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, जब प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर होगा, किस में ट्रांसफर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर में, है ना। तो कितना एनर्जी जाएगा, मात्र 10%। किसका 10%, प्रोड्यूसर का 10% जाएगा प्राइमरी में, और प्राइमरी से जब सेकेंडरी में एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो कितना एनर्जी जाएगा, प्राइमरी का जो 10% था उसका 10%, है ना। तो इस तरह से जो है एनर्जी का 10% करके फ्लो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। एक टर्म आता है बायोमैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सबसे कम किस में होंगे, प्रोड्यूसर्स में होंगे। ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें सबसे कम टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होगा उनके टिश्यू में। फिर अगर नेक्स्ट हायर लेवल पे हम जाएंगे अगले ट्रॉफिक लेवल पर, जो कि हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनमें जो टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होगा उनके टिश्यूज में वो प्रोड्यूसर से ज्यादा होगा। फिर हायर और पहुंचेंगे, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गया, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, तो उनमें लेवल जो है और ज्यादा होगा। यानी इसी तरह से जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में हम लोग ऊपर जाते जाएंगे और हम लोग पहुंचेंगे टॉप कंज्यूमर में,
है ना, टॉप कंज्यूमर में। तो जो टॉप मोस्ट कंज्यूमर होता है, जो कि इस हायरार्की में सबसे ऊपर होता है, उसके अंदर टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यानी कि बायोमैग्निफिकेशन कुछ भी नहीं है, इट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड्स at each higher level as we move upward towards the top consumer level, है ना। तो जो टॉप कंज्यूमर लेवल पर जो हम पहुंचते हैं प्रोड्यूसर लेवल से, तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर क्या होता है, टॉक्सिन्स का यानी कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का कंसंट्रेशन क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो ये इस पर डिस्कस कर लिए। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब तो खत्म हो गया, और यही सब टॉपिक्स हैं, इसीलिए हमने आज का एक वीडियो बनाया था, ताकि आप लोग जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स हैं उसका एक शॉर्ट रिकैप दे सके और आपको अच्छे से समझा सके कि किस तरह से जो है आप पढ़ाई करोगे, जो आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ये लास्ट मोमेंट टच है जो कि आप दे सकते हो और अच्छे से अपने मार्क्स को जो आप स्कोर कर सकते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। बहुत